हेलो ऑल। ओसी हमने खत्म किया है। आई गेस खाली आउटसोर्सिंग बाकी है। नहीं, वही बाकी है, बाकी कुछ नहीं है। तो आउटसोर्सिंग लास्ट में रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई फील कि भाई अभी ये कर लेते हैं। सच अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बट आज के लेक्चर में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट कर लेते हैं। मैनेजमेंट के पार्ट में ये चैप्टर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी एक दो क्वेश्चंस कट कर दिए बोर्ड ने, वो अच्छा है। लेकिन इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो रिपीटेडली आस्क क्वेश्चंस में आता है। रिपीटेडली मतलब ऐसा होता है ना कि बोर्ड्स का यूजुअली रूल है कि अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा तो वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं पूछते ऑब्वियसली। ये एक क्वेश्चन ऐसा है ना जो बार बार पूछा है। ये एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन वाला क्वेश्चन, हालांकि तुम लोग का पहले बार ये सिलेबस है, लेकिन पहले भी तो ये चैप्टर हुआ करता था प्रीवियस सिलेबस में। तो उसमें भी एक क्वेश्चन हेनरी फ्योल का ऐसा है, यू कैन सी ऑन 1.6 हेनरी फ्योल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ऑफ मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, extremely important question, and we are going to start with this question only because nature and significance वगैरह हटा दिया है। but let me still recheck, but हटा दिया है। हम लोग हेनरी फ्योल से स्टार्ट करते हैं, which is the most important one, और पूरे बुक के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है अनडाउटेडली। वेरी इंपॉर्टेंट, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो वो अपने को करना ही है, और वो बहुत तबीयत से आराम से टाइम लेके करना है। तो क्या थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, वेरी लॉजिकल बट लेंदी क्वेश्चन है, तो वो अच्छे से करना जरूरी है। लेट मी चेक अगेन। ओसीएम का फर्स्ट चैप्टर, ये सिग्निफिकेंस कट हो गया है, सिग्निफिकेंस कट हो गया है, और टेक्निक्स कट हो गया है। तो नेचर है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। चलो एक काम करते हैं, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आज के लेक्चर में खत्म करते हैं, और हेनरी फ्योल का क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। वो आज के लेक्चर में होगा भी नहीं कंप्लीट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट स्टार्ट हो रहा है, उसी खत्म हो चुका है। आउटसोर्सिंग मेरे हिसाब से तो मैनेजमेंट में ही होना चाहिए था, उन्होंने दिया आउटसोर्सिंग उसी में। फिर भी को एक तरीके का मैनेजमेंट ही है, क्योंकि मैनेजमेंट क्या होता है देखो, एफवाईजीसी में एक सुपर डेफिनेशन था मैनेजमेंट का। वो डेफिनेशन तुमको आज भी याद रखना है, और मैनेजमेंट के ऊपर अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो डेफिनेशन लिखना है। मेरी पार्कर फॉलेट का डेफिनेशन था, चलो ठीक है, ऑथर याद नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट वो डेफिनेशन बड़े काम का है। और वो डेफिनेशन ऐसा है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। इन शॉर्ट, मैनेजर काम करता नहीं है, मैनेजर काम करवाता है। लोगों से काम करवाने के आर्ट को मैनेजमेंट कहा जाता है। See, if you can manage people, you can manage everything. तुमको खुद को काम आने की जरूरत नहीं, तुमको काम करवाना आता है, बस बात खत्म। और जितने मैनेजरियल लेवल पे जाओगे उतना इनकम बढ़ता है, जितना काम के एग्जीक्यूशन पे जाओगे उतना काम घटता, पगार घटता है या मॉनेटरी बेनिफिट्स घटते हैं, क्योंकि वर्कर्स काम करते हैं, लेकिन वर्कर्स को ऑब्वियसली रेम्यूनरेशन कम मिलता है। डायरेक्टर्स वगैरह काम करते नहीं है, वो करवाते हैं, उनका रेम्यूनरेशन ऑब्वियसली हाई होता है। बात ध्यान देके सुनो, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये मैनेजमेंट का मीनिंग, बुक में हो नहीं हो, अगर नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आया तो हमको वो लिखना ही है। इंट्रोडक्शन नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है। मीनिंग एंड डेफिनेशन, उन्होंने प्रिंसिपल का डेफिनेशन दिया, मैनेजमेंट का नहीं दिया, लेकिन हमको मैनेजमेंट प्रिंसिपल में मैनेजमेंट का भी मीनिंग लिखना है और प्रिंसिपल का भी मीनिंग लिखना है। वहां पे नहीं है तो भी
लेकिन हम अननेसेसरी पार्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड पैराग्राफ में प्रिंसिपल का मीनिंग दिखेगा। इज डिफाइंड प्रिंसिपल्स, सबको पता है मेरे प्रिंसिपल्स, हर एक के प्रिंसिपल्स होते हैं। दैट इज द बेसिस ऑफ आवर रीजनिंग। क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे डिसीजंस उसी पे बेस होते हैं। हमारे डिसीजन से हमारे प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट होते हैं कि नहीं भाई ये मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं यार, मुझे नहीं, मतलब मेरे प्रिंसिपल्स अलाउ नहीं करते। स्पेलिंग चेक करो, PAL नहीं है, PAL वो कॉलेज वाला प्रिंसिपल, PLE। Principle is defined as a fundamental truth, basic truth or proposition that serves as the foundation, मतलब base for a system of belief or behavior or for a chain of reasoning। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करे आगे दिया है उन्होंने। इन सिंपल वर्ड्स, टेक्निक्स और सिस्टम व्हिच गिव्स वन डायरेक्शनल रिजल्ट्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल। जो मैं डिसीजंस लेता हूं उसका जो बेसिस होता है, दैट बेसिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल एवरीवेयर। Due to the basis of principles, managers need not work on trial and error basis. For example, in cricket or in any other game, total play is designed and divided between the players according to their qualities and capabilities. कौन ओपनिंग करेगा, कौन बॉलिंग संभालेगा, पहला ओवर कौन डालेगा, ये सारी चीजें फिक्स होती है डिपेंडिंग अपॉन ईच प्लेयर्स कैपेबिलिटी। उसको परफेक्ट फिट करना पड़ता है। इफ यू रिमेंबर, मैंने पहले बोला था योजक तत्र दुर्लभ, भूल गए हो क्या शायद। हर बंदे का कुछ ना कुछ सिस्टम में जगह है। We lack is a proper और ऑर्गेनाइजर। अगर अपने पास अच्छा ऑर्गेनाइजर हो तो हर एक बंदा सिस्टम में कहीं ना कहीं फिट बैठता है, भले वो कितना भी निकम्मा हो। आलसी लोगों के अपने बेनिफिट्स होते हैं, उनके पास अपनी एक कुछ अलग क्वालिटीज होती है। कुछ लोग फेल होते हैं जस्ट बिकॉज के वो लोग फिट नहीं हो पाते, क्योंकि प्रॉपर ऑर्गेनाइजर नहीं होता, या वो भी समझ नहीं पाते, गलती उनकी भी होती है। एनीवेज, in terms of management, it is called as division of work. Understand this thing, this is a very important thing। division of work का मतलब ये है कि वर्क को डिवाइड करो और वर्क को असाइन करो हर एक परफेक्ट कैंडिडेट को। मतलब एक ऐसा बंदा जो जिस चीज में एक्सपर्ट है उसको वो वर्क असाइन करना, ये मैनेजर का सबसे बड़ा टैलेंट है, और इसी को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, डिवाइड करना वर्क को। बट इन एडिशन टू दिस, ये इतना लेंदी लिखने की जरूरत नहीं, तुम एक बेसिक मीनिंग लिख दो, एग्जाम्पल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बट राइट मैनेजमेंट का मीनिंग, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अगला क्वेश्चन, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। Management principles are formed to guide and influence the behavior of employees. These principles insist on improving efficiency। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम बेसिक मीनिंग लिख के बात खत्म कर दोगे, चलेगा। What is important? So this is important। कितने पॉइंट्स है रे भाई? 7 पॉइंट्स है, ये हमको करने हैं। Very simple question it is। First, universal। Now what is universal? Applicable everywhere। So प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल एवरीवेयर। भले तुम कोई भी कंट्री में हो, तुम्हारा बिजनेस कौन सा भी हो, कितने भी साइज का हो, आई मीन स्मॉल स्केल वाला हो, मीडियम स्केल वाला हो, लार्ज स्केल का हो, कोई भी हो, तुमको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। देखो इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स विल बी द सेम, विल बी द सेम। सारा कुछ लाइट इशू है, लेट मी जस्ट sorry yeah relatively okay। So management principles are universal। now what is universal? Applicable everywhere, applicable everywhere। The principles of management are universal in nature। That means they can be applied to all type of organizations irrespective of the size and nature।
कोई भी तुम्हारा बिजनेस हो, बिजनेस की कितनी भी साइज हो, तुमको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई होते ही है। I'll give you 1 or 2 एग्जांपल्स। एक तो ऊपर ही हो गया था डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को अच्छे से डिवाइड करना और एम्प्लॉयज को वर्क अच्छे से असाइन करना। एक है रेम्यूनरेशन, कि भाई जब तक तुम वेजेस या सैलरी वगैरह जो भी है वो अच्छे से नहीं दोगे तो लोग काम नहीं करेंगे। अब दुनिया में कहीं पर भी बिजनेस करो, ये प्रिंसिपल्स तो अप्लाई होते ही है। कोई भी साइज पे बिजनेस करो, ये प्रिंसिपल अप्लाई होंगे। द रिजल्ट में वेरी, रिजल्ट हर जगह पे अलग अलग हो सकते हैं। एंड एप्लीकेशन में भी मॉडिफाइड, थोड़े तो चेंजेस करने पड़ेंगे, but these are suitable for all kind of organizations. Similarly, they are applicable at to all levels of management. अगर तुमको याद होगा तो FIGC में एक पिरामिड था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। वो तुमको यहाँ पे तुम ड्रॉ कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, but I advise you to prepare that triangle pyramid, top, middle and lower level. We will discuss in next lecture या next to next lecture, जहाँ पे हम लोग थोड़ा पीपीटी वगैरह की या ऐसे थ्रू मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा। बट जहां पर भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट नाम का तुम लिखते हो कोई भी चीज, तो वहां पे लेवल्स एक्सप्लेन करो। वो आज के लेक्चर में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखेंगे। आज इतना काफी है कि 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तीनों लेवल्स पे, पहले लेवल पे समझो कि डायरेक्टर्स आते हैं, मिडिल लेवल पे समझो कि डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आते हैं, और थर्ड लेवल पे समझो सुपरवाइजर्स आते हैं। ये तीनों लोग काम करते नहीं है, ये एक दूसरे से काम करवाते हैं। डायरेक्टर्स ऑर्डर्स देंगे मैनेजर्स को, मैनेजर्स ऑर्डर्स देंगे सुपरवाइजर्स को, सुपरवाइजर्स ऑर्डर देंगे वर्कर्स को। एक्चुअल वर्क विल बी परफॉर्म बाय वर्कर्स। और जैसे लेवल नीचे जाएगी वैसे रेम्यूनरेशन कम होते जाएगा। तुमको टॉप या मिडिल लेवल पे रहने का टारगेट होना चाहिए, लोअर लेवल या वर्कर्स तो सोच ही नहीं सकते। एनीवेज, यूनिवर्सल खत्म। सेकंड, जनरल गाइडलाइंस। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जब तुम पढ़ते हो तो तुमको एक जनरल गाइडलाइंस मिल जाती है, जनरल है, जो तुमको हर बिजनेस करने में बेनिफिशियल होंगी। कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत थियरी है, इसका क्या फायदा? बिल्कुल फायदा है प्रैक्टिकल लाइफ में, बिल्कुल फायदा है। कुछ लोगों को वो अप्लाई करने को नहीं होता, बाकी बहुत सारा फायदा है ये सीखने का। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस वाइजली, अच्छे से, समझदारी से, as well as in solving the problems. They are not rigid, they are flexible. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होते हैं, साइज टू साइज चेंज होते हैं, सेम होते हैं लेकिन उसका ग्रेविटी या इंटेंसिटी चेंज होते रहते हैं। सिचुएशन के हिसाब से, साइज के हिसाब से, नेचर के हिसाब से। बेस सेम होगा लेकिन उसका इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, when we say fair remuneration, फेयर यूएस का स्टैंडर्ड और इंडिया का स्टैंडर्ड सेम नहीं होगा, रिलायंस का स्टैंडर्ड और किसी पार्टनरशिप फर्म का स्टैंडर्ड सेम नहीं होगा। तो हर एक का फेयर का मीनिंग अलग हो सकता है, लेकिन फेयर होना चाहिए, मतलब जिससे वर्कर्स खुश रहे, इतना होना चाहिए। कैन वेरी एज पर द नेचर, साइज एंड फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन को ये रूल अप्लाई होता है कि एम्प्लॉय से काम करवाना है तो उनको फेयर रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा। थर्ड प्रिंसिपल, थर्ड नेचर, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। जितनी प्रैक्टिस करोगे एज अ मैनेजर, जितने नए नए एक्सपेरिमेंट्स करोगे, उतने तुम्हारे प्रिंसिपल्स और परफेक्ट होते जाएंगे। क्योंकि तुम जितने ज्यादा वर्कर्स के साथ डील करोगे, तुमको 1-2 साल तो लगेंगे एग्जैक्ट वर्कर्स का नेचर समझने के लिए, कि वो क्या सोचते हैं, वो कैसे खुश रहेंगे। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। इसीलिए मैनेजमेंट में ऐसा रहता है कि तुम जितना एक्सपीरियंस होगे उतना तुमको सैलरी ज्यादा मिलेगी, बिकॉज तुमको उतना ज्यादा नॉलेज हो। इसमें प्रैक्टिस से ज्यादा मतलब प्रैक्टिस से ही तुम्हारा टैलेंट बढ़ता है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप ग्रेजुअली विथ थरो रिसर्च वर्क। और रिसर्च कोई एक दिन की बात नहीं है, वो कंटिन्यूस तुमको
एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। लैब वाले एक्सपेरिमेंट्स नहीं रहते, लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस, लोगों को अच्छे से ऑब्जर्व करना, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहना, आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। द रिजल्ट्स ऑफ सच एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन डेवलप्ड एज अ प्रिंसिपल आफ्टर इट्स प्रैक्टिस इन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद वो प्रिंसिपल फॉर्म हो जाते कि यस, हम इतने सालों से कर रहे हैं, हमको पता है कि ये ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, सो प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, बार बार प्रैक्टिस करके। और ये लाइन भी वहां पे लिख सकते हो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, टैलेंट तो होना चाहिए भाई, लोगों के साथ डील करना किसी कॉलेज में नहीं सिखा सकते, तुम में वो बात पहले से थोड़ी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स पहले से होने चाहिए, तुम उसको बिल्कुल डेवलप कर सकते हो, बिल्कुल डेवलप कर सकते हो। और वो ऑलमोस्ट सब में थोड़े बहुत होते ही है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो उनको प्रैक्टिस से, थोड़ा ट्रेनिंग से, एजुकेशन से हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं। एमबीए के बारे में जो लोग सोच रहे हैं वो ध्यान दो, एमबीए मतलब मैनेजमेंट ही होता है, ये सबको पता है। तुमको काम करवाना नहीं है लाइफ में, अगर एमबीए करने वाले हो तो तुमको काम करना नहीं है, सॉरी, तुमको काम करवाना है बाकी लोगों से। एंड फॉर दैट मैटर communication skills is a very very important thing. You'll have to learn, you have to learn, और वो एक दिन में नहीं होता। आई वुड एडवाइस यू कि अभी से थोड़ा बहुत कोशिश करना। फ्री वेबिनार्स होते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं, जितना हो सके उतना वो वीडियोस सीखना। ये नहीं कहूंगा कि पैसे डालो वहां पे, लेकिन सीख लो। क्योंकि अगर कोई एमबीए वगैरह कोर्स करोगे तो प्रेजेंटेशंस होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन सब के लिए प्रिपेयर करना है। तो अभी से आदत डाल, वी हैव टाइम, यू हैव टाइम। लॉकडाउन में ये सब बातें करो, क्योंकि ये सब बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर फ्यूचर करियर इज कंसर्न। और ये सब बातें एक दो दिन में नहीं होती, 10 दिन में मैं सीख गया ऐसा नहीं होता, एक साल में मैं सीख गया ऐसे भी नहीं होता। अभी से आदत डाल। ओके, फोर्थ पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, ऊपर भी था। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होते हैं। इट मींस दे कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अभी लॉकडाउन में प्रिंसिपल्स कुछ लोगों के ऑब्वियसली बदलेंगे। मैनेजर्स कैन बी फ्लेक्सिबल, managers can be flexible while implementing principles to suit the requirement। भाई जैसी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली तुमको मैनेज करना पड़ेगा। The business situation keeps changing, management principles can be adjusted or modified and can be used in the organization according to its need। तो भाई सिंपल है, सिचुएशन के हिसाब से, नीड के हिसाब से मैनेजर को अपने प्रिंसिपल्स मॉडिफाई करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मस्ट बी फ्लेक्सिबल। फिफ्थ पॉइंट, बिहेवियरल इन नेचर। भाई सिंपल सी बात है, कब से बोल रहा हूं कि मैनेजर काम करवाता है, मतलब काम करवाने के लिए तुमको बात करने आनी चाहिए वर्कर से। जरूरी नहीं है कि एकदम फैंटास्टिक कम्युनिकेशन स्किल हो, लेकिन उनसे बात तुम्हारी जमनी चाहिए, तुम्हारा रैपो मेंटेन होना चाहिए उनसे। यू विल हैव टू बी अ डिप्लोमेट, किसी को नाराज नहीं कर सकते, सबके साथ रह के काम करना पड़ेगा। और जिसको ये आ गया ना, उसको बिजनेस आ गया समझो। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल्स, कुछ भी प्रॉफिट मेकिंग जो भी, थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग। तुम नहीं करोगे, तुम्हारे एम्प्लॉइज करेंगे, अगर तुम बिजनेसमैन हो या मैनेजर हो तो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग्स। तुमको बार बार उनको इंस्पायर करना पड़ेगा कि काम अच्छा करो। दिस प्रिंसिपल्स कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्संस एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि वो एक अच्छा ट्रिक होता है, एम्प्लॉइज को जीत लो, उनको ये बोल दो कि ऑर्गेनाइजेशन उनकी है। इट क्रिएट्स सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, जो आगे ये चैप्टर में भी आने वाला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एम्प्लॉइज को तुम खरीद लेते हो, इससे एम्प्लॉइज बहुत जोश से काम करते हैं। यू हैव टू बी अ लीडर फॉर दैट मैटर, यू हैव टू बी अ लीडर। और लीडर को बात करना अच्छे से आना ही चाहिए। अनलेस एंड अनटिल तुम खाली वो एडमिन का जॉब करोगे पीसी पे बैठ के, अलग बात है। अगर तुम कोई भी कुछ भी एक्स्ट्रा करने वाले हो और वो काम
भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर लाइफ में मैनेजर बनना चाहते हो, हाई स्केल पे कुछ करना चाहते हो, तो भाई इंटरेक्टिव स्किल्स चाहिए, और सबके लिए चाहिए, भले तुम कोई भी काम करो। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम भाई मैनेजरियल स्किल्स डेवलप करो। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी हम तो अभी भी पढ़ रहे हैं इस बारे में, अभी भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। आई वॉन्ट यू टू आज से ही करो। हमको फिर भी भाई हमसे जो गलतियां हुई, हम ये कोशिश करेंगे कि तुमको वो बात बोल सके कि तुमसे गलतियां नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। और ऐसा था ना कि हमारे टाइम पे बहुत लोग सेम गलतियां करते थे, तो हमने जो गलतियां की वो बाकी सबने भी की, तो हमारा चल गया। अब लोग ऐसे नहीं बन रहे, अब सिचुएशन अलग है, तो तुम ऐसी गलतियां मत करो, इसीलिए मैं ये इतना बोल रहा हूँ बार बार। So you have to improve your communication skills for that matter, and you can write this sentence in paper also. A manager should be an interactive person. He must have enough communication skills. भाई हमने इन पे कोई ध्यान नहीं दिया कभी, काश और दे देते तो और अच्छा कर लेते, इससे काफी अच्छा कर लेते, और सबने करना ही चाहिए भाई। Behavioral in nature, management is a group activity. मैं वापस पढ़ रहा हूँ, achieving certain goals through group of human beings. Management principles are designed to influence human beings. These principles control a group of persons and direct them to achieve the objectives. 6 point, cause and effect relationship. Now what is cause and effect relationship? Simple सी बात, मैं मशीन को अच्छा मेंटेन करूंगा, वो मुझे बेटर परफॉर्मेंस देगी। मैं बाइक चलाता हूँ, मैं टाइम टू टाइम बाइक मेंटेन रखूंगा, ऑयल वगैरह चेंज करता रहूंगा, बाइक का माइलेज अच्छा रहेगा, बाइक अच्छा परफॉर्मेंस देगी। सेम रूल अप्लाइज टू ह्यूमन बीइंग्स। तुम उनको अच्छा रिलेशन उनके साथ मेंटेन रखोगे, तुम उनके साथ उनको अपना मानोगे, उनसे अच्छा बिहेवियर करोगे, उनको अच्छे से मोटिवेट करोगे, रेम्यूनरेशन अच्छा दोगे, तो इसका इफेक्ट अच्छा आएगा और वो सिंसियरली काम करेंगे। तुम ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे, तुमको ज्यादा मार्क्स आएंगे, तो ज्यादा अच्छे से पढ़ना कॉज है और मार्क्स इफेक्ट है। बेटर मतलब एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ये कॉज है, और उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा मशीन का, ये उसका रिजल्ट है, इफेक्ट है। रेम्यूनरेशन अच्छा देना ये कॉज है, और एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस अच्छा होना ये उसका इफेक्ट है। तो मैनेजमेंट डील्स अबाउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वही पे मेहनत करो जिससे कुछ रिजल्ट मिले। Principle of management are basis for taking decisions. They decide or they determine the cause or reason for a particular effect. For example, वही दिया जो मैंने बोला था, अच्छा वेजेस दोगे, इंसेंटिव्स दोगे, मतलब बोनस वगैरह, helps in increasing the output of workers or making effective advertisement increases the sale. एक एडवर्टाइजमेंट पे अच्छा खर्चा करोगे तो भाई सेल बढ़ेगा। एडवर्टाइज नहीं करोगे तो लोगों को पता तो चलना चाहिए कि तुम्हारा ब्रांड है, उसके ऊपर खर्चा करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो भाई मैं वापस बोल रहा हूँ, हमने जो गलतियां की है तुम मत करो, कम्युनिकेशन स्किल सुधारो। अगर मैनेजरियल लेवल पे काम करना चाहते हो, हमको जरूरत नहीं है। अगर सोच रहे हो आगे एमबीए वगैरह करने के लिए, तो ये सब बातें याद रखो। ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। जितने भी प्रिंसिपल्स है, हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे या आज के लेक्चर से थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देंगे, सारे प्रिंसिपल्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ऑल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, दोज आर टू बी प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं चलेगा मैं 4 प्रिंसिपल्स अप्लाई करता हूँ, नहीं। हेनरी फेयल के 14 प्रिंसिपल्स है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो बीकॉम में भी आता है। और अभी एक मेरा एक स्टूडेंट है, अभी मैं लॉकडाउन में प्राइवेट ट्यूशन ले रहा हूँ, एक मेरे पुराने स्टूडेंट का, उसको एमकॉम पार्ट 2 में भी हेनरी फेयल का बेस है, और बहुत सारे पॉइंट्स उसके ऐसे मैनेजमेंट के, इज डूइंग एमकॉम इन मैनेजमेंट। बहुत प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिसमें हेनरी फेयल का क्वेश्चन बेस है, मतलब 20-25 क्वेश्चन में उसी का बेस है कहीं ना कहीं पे। तो बात समझो, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
All principles are of equal importance. All principles of management are equal importance. Those practice to be simultaneously to get results in the form of achievement of predetermined, मतलब pre-decided goals. If any specific principle is focused more and others are not followed, then भाई उतना result अच्छा नहीं आएगा. Management principles are the principles of social science. Very important sentence. Social science के principles है. The nature of principles of management is not absolute like pure sciences. That is chemistry, mathematics. ये absolute science है. ये physical sciences है. Management is a social science. Economics भी social science है. अगर तुमने याद होगा तो शायद हुआ होगा तुमको इको में. Economics is a social science. Similarly, management also is also a social science. It is not a pure science like chemistry or mathematics. With some modifications. सारे principles तुमको simultaneously apply करने पड़ेंगे. कौन से principles? वो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे. तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स या प्रिंसिपल्स आर द बेसिस फॉर योर रीजनिंग. दे आर टू बी प्रैक्टिस, राइट? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो धीरे धीरे वो मॉडिफाई हो सकते हैं. दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल नो मैटर द साइज, whichever size you have or the nature of your business, the principles will be applicable universally. These are the general guidelines which will be helpful to you to grow. Obviously their nature would, their intensity would change. Practice experiments. भाई जितना प्रैक्टिस करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, उतना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा. Flexibility, they can be modified as per the situations, as per the nature, as per the need of the organization. It deals with human behavior. तो human behavioral nature है. और जितना अच्छा तुम कॉज होगा उतना ज्यादा उसका इफेक्ट होगा. ठीक है. 7 point all principles are equally important. और एक बहुत important sentence, management principles are principles of social science. Management is a social science and management principles are principles of social science. ठीक है. Next question, significance. बोर्ड ने कट करवाया है, वो ही जरूरत नहीं है करने की. आगे बढ़ते हैं. थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट. अभी थियोरीज में भी कुछ नहीं है, मतलब थियोरीज मतलब बस प्रिंसिपल्स ही है जो अलग अलग है. 2 मैनेजमेंट के गुरु है और 2 क्वेश्चंस है जो हमको करने हैं. और उसमें से तो मैं एक कहूंगा कि तुम एक क्वेश्चन स्किप कर सकते हो. मैं कराऊंगा लेकिन तुम वो स्किप कर सकते हो फॉर बोर्ड, बिकॉज दैट क्वेश्चन इज अ बिट डिफिकल्ट वन. तो तुम वो छोड़ सकते हो. मैं कराऊंगा लेकिन कुछ ना कुछ तो छोड़ सकते हैं ना सर. बिल्कुल वो छोड़ सकते हो. बट अगला क्वेश्चन जो ज्यादा डिफिकल्ट है वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो रिपीटेडली आज क्वेश्चन में आता है कि भाई ये टाइम पूछा, ये अटेम्प्ट में पूछा, तो हमने देख लिया लास्ट अटेम्प्ट में पूछा था तो ये अटेम्प्ट नहीं पूछेंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. और अभी तो तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तुमको करना ही है इस सिलेबस का, न्यू सिलेबस का. तो एक क्वेश्चन है, हेनरी फेयोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी ऑफ मैनेजमेंट. 1841 1925. अच्छा खासा जिया बंदा. और हमको एक भाई क्वेश्चन देके चला गया. वो कौन था, इंजीनियर वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब बातें छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है वो करने की. लेकिन सेकंड पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. और वो उसका एक फेमस बुक है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन. हेनरी फेयोल ने अपने बुक में जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में ये 14 प्रिंसिपल्स दिए. और ये 14 प्रिंसिपल्स के कंट्रीब्यूशन के लिए ही उसको माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. और ये बहुत बहुत इफेक्टिव प्रिंसिपल्स है, बिलीव मी. ये सिर्फ थियोरी नहीं है, ये रियल लाइफ में यूटिलाइज हो सकते हैं. इसीलिए तो बोर्ड इसको इंपॉर्टेंस देता है. डिग्री लेवल पे ये क्वेश्चन वापस आता है. ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और अगर तुम एमबीए वगैरह करोगे तो उसमें भी ये प्रिंसिपल का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फेयोल सजेस्टेड 14 प्रिंसिपल्स. हमको 14 के 14 करने.
प्रीवियस ईयर्स के सिलेबस में 5 मार्क के लिए ही क्वेश्चन आता था, कभी 10 मार्क के लिए नहीं आया, फुल लेंथ क्वेश्चन नहीं आया। तो सर प्रॉब्लम क्या है, तो हम लोग 5 या 7 ही प्रिंसिपल्स कर लेते। अंडरस्टैंड दिस थिंग, सारे प्रिंसिपल्स कर लो, कुछ भरोसा नहीं है ये टाइम 10 मार्क के लिए पूछ ले। एक और बात, अगर नहीं भी पूछते 5 मार्क के लिए भी आता है तो ऑब्वियसली 14 एक्सप्लेन नहीं करने, बट राइट 14 प्रिंसिपल्स, मेंशन ऑल 14 प्रिंसिपल्स एंड एक्सप्लेन एनी 5। उसको बता दो कि हमको साथ, क्योंकि देखो ऊपर भी दिया है ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, तो हमको सारे प्रिंसिपल्स पता है। वो तो तुमने 5 मार्क के लिए पूछा और एनी 5 बोला है, क्योंकि वो सामने से दे देंगे एनी 5, तो हम 5 एक्सप्लेन कर रहे हैं लेकिन 14 प्रिंसिपल्स हमको आते हैं। तो हमको 14 के 14 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, समझने हैं, और पेपर में 5 मार्क के लिए ही आने के चांसेस ज्यादा है, तो वो 5 कोई भी लिख सकते हो, लेकिन 14 के 14 करने पड़ेंगे। देखो मैं यही थियरी में बिलीव करता हूँ तो भाई जितना जरूरी है उतना पढ़ो, उस पर फोकस करो, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो 14 प्रिंसिपल्स, और इसका एक न्यूमोनिक बन जाएगा, इसका कोडवर्ड बन जाएगा। कोडवर्ड है या न्यूमोनिक है, डैड यू टू क्या बनेगा, और ओसी, ठीक है हम लोग एक बना देते हैं। देखो पहले ना एक हेडिंग अलग था, तो मेरा कोडवर्ड था डैड यू टू सी एस जियो ट्री, डैड का डी डिवीजन ऑफ वर्क, ए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी डिसिप्लिन, यू टू क्योंकि यू में 2 है अगर तुम देखोगे तो, यूनिटी, यू फॉर यूनिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो यू टू हो गया। फिर एक सी है सेंट्रलाइजेशन, एस एस स्केलर चेन, थोड़ा चेंज हो रहा है ऑर्डर। फिर जियो मतलब उन्होंने जी का जनरल इंटरेस्ट वाला पॉइंट था, उन्होंने भी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट बना दिया 6 पॉइंट पे। तो हम O2 कर सकते, IO2 ट्री। मैं वापस बोल रहा हूँ, डैड डिवीजन ऑफ वर्क, डी, ए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी डिसिप्लिन, तो डैड हो गया। U2, U स्टैंड्स फॉर यूनिटी, U2 इसलिए सर आप भी, डैड आप भी, U2 इसलिए क्योंकि U में 2 है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, तो वो U2 हो गया। I आई की जरूरत है, हाँ हाँ, एक सेकेंड O2 कर लेते पहले। O2 देखो एक ऑर्डर है और एक ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है। नहीं सर वो सबऑर्डिनेशन है, बराबर समझो ना, उसमें मेन चीज ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है, बिकॉज इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट, तो वो O इज इंपॉर्टेंट इसलिए O। फिर एक O है ऑर्डर, तो O2 हो जाएगा, और ट्रीज तो ऑक्सीजन देते हैं तो O2, तो O ट्री, ट्री किधर है ट्री, T स्टैंड्स फॉर 10 ईयर स्टेबिलिटी, 12th पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ 10 ईयर, हम 10 ईयर स्टेबिलिटी कर देंगे, रॉन्ग तो नहीं दे सकते। R रेम्यूनरेशन हो जाएगा, E इक्विटी हो जाएगा, और एक E एस्पिरिट डी कॉर्प्स हो जाएगा, समझा। सो डैड U2 एक इनिशिएटिव रहे क्या, या I डैड O2, सॉरी कैसे करते हैं उसको सोचते हैं थोड़ा, डैड U2 I CS O2 ट्री, डैड आप भी, मैं CS हूं, और O2C ट्री, मतलब ट्रीज O2 देते हैं या ट्री O2 कर दो, तुम्हारी मर्जी। मैं हर एक चीज का वापस एक बार लेटर बोल रहा हूँ, यू कैन मॉडिफाई द कोड वर्ड, कोई जरूरत नहीं है, तुम न्यूमोनिक अपना खुद का भी बना सकते हो, मैंने मेरे हिसाब से बना। मैं वापस बोल रहा हूँ कुछ लेटर्स, तो तुम्हारे हिसाब से वो कंस्ट्रक्ट कर लो। डैड का D स्टैंड्स फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, A स्टैंड्स फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, D स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन, U2 का U स्टैंड्स फॉर यूनिटी, यूनिटी में 2 है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, I स्टैंड्स फॉर इनिशिएटिव, CS याद रह जाएगा तुमको कोर्स,
सेंट्रलाइजेशन, एस स्केलर चेन और स्केलर चेन, तो CS हो गया। O2, O stands for organizational interest, O stands for order, तो O2 हो गया। एंड ट्री का T stands for tenure stability, R remuneration, E equity, and last E is esprit de corps. These are the 14 principles. Believe me, अगर तुम लोग ऐसे ही बाहर करोगे ना तो एक आध पॉइंट मिस हो जाएगा, और मुझे चाहिए कि भाई 5 मार्क्स के लिए आए तुम 14 प्रिंसिपल्स मेंशन कर लो और फिर 5 एक्सप्लेन करो। नहीं 14 प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करेंगे तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो 5 ही का मार्क्स देगा। लेकिन 14 प्रिंसिपल्स तुम प्लीज मेंशन करोगे, बिकॉज यहाँ पे हम लोग अपनी इंप्रेशन क्रिएट करेंगे कि हमको सब आता है। शुड क्रिएट अ फैंटास्टिक इमेज। और अगर ये क्वेश्चन पेपर में दिखता है, आई वुड एडवाइस यू कि वो थोड़ा स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करना, मतलब एटलीस्ट एंड में नहीं करना, क्योंकि वो इंप्रेशन क्रिएट करनी है ना अपने को। तो इंप्रेशन तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो जितना हो सके वो पहले अटेम्प्ट करना। एकदम फर्स्ट ना हो तो भी स्टार्टिंग में अगर वो अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हारा उसको आगे चल के फायदा मिलेगा कि नहीं ये बंदा स्कॉलर है, तो उसको 14 के 14 प्रिंसिपल्स आते हैं। छोटी छोटी सी बातें। ओके, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सबका, छोटा छोटा, फिर बाकी सबका मीनिंग ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर ही करेंगे, पूरा लेक्चर जाएगा उसके लिए। डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, हर एक वर्क इंडिविजुअल वर्कर्स को असाइन करो डिपेंडिंग ऑन स्किल्स, टैलेंट एटसेट्रा। इससे क्या होगा, एक बंदा उस वर्क में एक्सपर्ट हो जाएगा, और भाई जिसको जो जो चीज में एक्सपर्ट है उसी को वो काम मिल जाएगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क अच्छे से कर ला। सेकेंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटी। ऐसा है कि जितना तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है वर्कर को, उतना ज्यादा पावर भी देनी पड़ेगी। ग्रेट अथॉरिटी कम्स विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वाइस वर्सा। क्योंकि तुम ऑब्वियसली वर्कर मांगेंगे सर हमको पावर दे दो तो हम काम ठीक से कर पाएंगे, आप बीच बीच में इंटरफियर करोगे तो नहीं चलेगा। तो भाई पावर एज वेल एज ड्यूटीज बोथ शुड गो हैंड इन हैंड, दोनों इक्वल होने चाहिए। थर्ड, डिसिप्लिन है, प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, वर्कर्स ने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए, डिसिप्लिन के रूल्स भी स्ट्रिक्ट होने चाहिए, एटसेट्रा। यूनिटी स्टैंड्स फॉर सिंगल और कॉमन, सिंगल और कॉमन। कमांड मतलब सुपीरियर, एंड डायरेक्शन मतलब गोल। हालांकि डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर ही होगा। देखो बात समझो, एक वर्कर का एक ही बॉस होना चाहिए, एक ही सुपीरियर होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे ज्यादा सुपीरियर हो गए, अगर मैं वर्कर हूं, ठीक है, अगर मैं वर्कर हूं और मेरे ज्यादा सुपीरियर से, तो हर एक सुपीरियर कुछ अलग अलग बोलेगा, तो आई गेट कंफ्यूज। तो एक वर्कर ने एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शन लेनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज यूनिटी ऑफ कमांड। वन वर्कर शुड गेट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, बस ये हो गया यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर एक ग्रुप है, उनका बॉस एक है, तो उनका गोल भी एक ही होना चाहिए। अगर एक ग्रुप है, उनका हेड बॉस एक ही है, क्योंकि सारा काम सिमिलर कर रहे हैं, तो उनके गोल में भी यूनिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, सिंपल पॉइंट है, लेंदी दिख रहा है लेकिन पॉइंट बहुत सिंपल है। कोई भी डिसीजन लेते टाइम मैनेजर को पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट कंसिडर करना चाहिए, ना कि किसी एक इंडिविजुअल का। सो प्राइमरी इंपॉर्टेंट क्या है सर? प्राइमरी चीज सबका इंटरेस्ट, सबका साथ, सबका विकास, और फिर इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट, तो वही है। फिर 7 पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन। मैक्सिमम पावर्स अगर एक या 2-3 लोगों के पास हो तो सारी पावर सेंट्रलाइज हो जाती है, उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर ही करेंगे। रेम्यूनरेशन, भाई वही सैलरी, वेजेस वगैरह। रेम्यूनरेशन फेयर होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, और टाइम टू टाइम देनी चाहिए। बोनस, इंसेंटिव्स, ये सब भी चीजें दिया करो, तो वर्कर्स खुश रहेंगे और एफिशिएंसी बढ़ेगी। आगे का एक पॉइंट है स्केलर चेन। एक चेन होती है, उसको हायरार्की बोलते हैं, हायरार्की।
मतलब से फॉर एग्जांपल एक हायर लेवल बॉस होता है, वो अपने सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन देता है, फिर वो अपने सबॉर्डिनेट को देता है, फिर वो अपने सबॉर्डिनेट को देता है। इसको चेन कही जाती है, ये स्केलार चेन है। अभी समटाइम्स दिस बिकम्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ये प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग। तो ऐसे केस में कभी कभी शॉर्टकट मेथड यूज करनी पड़ती है, लेकिन क्या वो सब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। 10th पॉइंट, ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर? हर चीज सीक्वेंस में होनी चाहिए, हर चीज ऑर्डर में होनी चाहिए, स्पेशली मटेरियल, रॉ मटेरियल्स वगैरह एंड पीपल। हर चीज इन दोनों में सीक्वेंस होना चाहिए। राइट पीपल एंड राइट मटेरियल शुड बी एट राइट टाइम एंड एट राइट प्लेस। सही जगह पे, सही वक्त पे, सही लोग और सही मटेरियल होना चाहिए, ये ऑर्डर बोलते हैं। इक्विटी बहुत सिंपल है, इक्वल ट्रीटमेंट देनी चाहिए सबको, रेम्यूनरेशन के टाइम भी, प्रमोशन के टाइम भी, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। टेन्योर स्टेबिलिटी, जॉब परमानेंट कर दो। जितना जॉब परमानेंट हो जाएगा उतना लोग पीसफुली काम करेंगे, ज्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे। ऐसे हेनरी फ्यूअल बोलता है कि जॉब परमानेंट कर दो भाई, लोग खुश हो जाएंगे और वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। 13 प्रिंसिपल, इनिशिएटिव। वर्कर्स जो एडवाइसेस लेके आते हैं, सजेशंस लेके आते हैं, मैनेजर ने उन सजेशंस को कंसिडर करना चाहिए। मैनेजर शुड कंसिडर और रादर एनकरेज द वर्कर्स टू ब्रिंग मोर सजेशंस, बिकॉज इसके दो फायदे होते। एक तो तुमको फ्री में सजेशन मिल जाते हैं तुम्हारे एम्प्लॉयज की तरफ से, जो तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि वर्कर्स को यूजुअली बाहर कोई ज्यादा पूछता नहीं है। इफ यू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू योर वर्कर्स, रिलेशन अच्छा बन जाता है। अभी मुझे मेरे वर्कर्स को रिलेशन अच्छा करने की क्या जरूरत है? अरे सर, रिलेशन अच्छा मेंटेन होगा तो वो बंदा 10 बार सोचेगा कंपनी छोड़ने से पहले या कुछ गलत काम करने से पहले कि नहीं यार अपनी कंपनी है। तो रिलेशन अच्छा बिल्डअप करो। इनिशिएटिव मींस टेकिंग फर्स्ट स्टेप, मतलब ये कि जो वर्कर्स स्टेप लेते हैं, सजेशंस देते हैं, मैनेजर ने इनकरेज करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रिंसिपल ऑफ एस्प्रिट डी कॉर्प्स। एस्प्रिट डी कॉर्प्स का मतलब टीम वर्क, ब्रैकेट में उन्होंने दे दिया है, मतलब जितना टीम में रह के काम करोगे उतना रिजल्ट अच्छा होगा। आपस में वो यूनिटी होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। ये सारे प्रिंसिपल्स तुमको करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर, पूरा नेक्स्ट लेक्चर इसी पे रखते हैं और उसके नेक्स्ट लेक्चर में भी इसके ऊपर रिवीजन करेंगे, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 14 प्रिंसिपल्स नेक्स्ट लेक्चर डिटेल में करेंगे। आज यहीं पे रुकते हैं, आज थोड़ा जल्दी हो जाएगा लेकिन आज इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।